हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 3 ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्स होता है झलक। सो ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट मतलब अतीत की झलक। अतीत की झलक के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। हिस्टोरिकल लेसन है। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप लेसन पढ़ें, आपको बता दें हियर आर सम पिक्चोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 to 1857। Here are some pictorial glimpses। यहाँ पर पिक्चर के रूप में कुछ झलक दिखाई है आपको ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास की, फ्रॉम 1757 to 1857, 1757 से लेकर 1857 तक की। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। So these pictures, ये जितने भी पिक्चर्स आप इस लेसन में देखेंगे, एंड स्पीच बबल्स मतलब पिक्चर्स के साथ में जो स्पीच बबल दिए हुए हैं जिनमें वो बता रहे हैं कि इस पिक्चर में कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये होते हैं स्पीच बबल्स। विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेंगे, क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप स्पष्ट रूप से समझ सकें, ऑफ द कंडीशंस, उन परिस्थितियों को, दैट लेड द इवेंट, जो उस घटना तक लेकर गई, नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, जिसे हम 1857 की पहला युद्ध कहते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं जिसे। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट स्पीच बबल, द मार्टायर्स, यानी कि शहीद। एट द फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा था, वहाँ की एक पिक्चर दिखाई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी भी बैठे हुए हैं, साथ में एक महिला जो है खड़े होकर कुछ गा रही है, और इस महिला का नाम है लता मंगेशकर, जो कि गाना गा रही है। ओ माई कंट्रीमैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज़ मार्टायर्स। ये गाना आपने हिंदी में अवश्य सुना होगा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सो यही गीत जो है लता मंगेशकर जी गा रहे हैं यहाँ पे। ओ माई कंट्रीमैन, ओ मेरे देश के लोगों, लेट योर आइज़ फिल विद टीयर्स, जरा आँख में भर लो पानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज़ मार्टायर्स, और जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और उसके बाद में कुछ अन्य फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटो हमें दी गई है पहले स्पीच में, स्पीच बबल में, पिक्चर्स में। देन सेकंड पिक्चर को ध्यान से देखिए। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कंपनी का मतलब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी से है, और कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत, यानी कि कंपनी की विजय, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय। 1757 से लेकर 1849 तक का अब हमें पिक्चोरिकल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। सबसे पहले हमें मैप दिखाया गया है एट दैट टाइम, इंडिया इन 1765। तो 1765 में भारत कैसा था वो दिखाया है मैप में। जो येलो कलर है उसमें इंडियन प्रिंसेस, यानी कि जहाँ पर राजाओं का राज होता था भारत में, वो दिखाया है। और जो रेड हिस्सा दिखाया है इसमें, दैट इज़ ब्रिटिश टेरिटरी, यानी कि वो अंग्रेज़ों का शासन था वहाँ पर। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। विद इट्स सुपीरियर वेपन, अपने सबसे अच्छे वेपन के द्वारा, सबसे उत्तम हथियार के द्वारा, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग, फैला रहा था या फैला रही थी, इट्स पावर, अपनी शक्तियों को, इन 18th सेंचुरी इंडिया, भारत में 18वीं शताब्दी में। क्या थी वो सुपीरियर वेपन, क्या थे वो? उनकी पॉलिसीज़ थी। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। अब पहले सेकंड पिक्चर में हमें बताया कि इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय जो राजा थे, राजकुमार थे, वो सभी के सभी दूरदृष्टि वाले थे, यानी कि दूर की नहीं सोचते थे। दे वर शॉर्ट साइटेड। अब एक राजा है, वो क्या बोल रहे हैं? दैट अपस्टार्ट राजा भा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। That upstart
राजा भा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। कहता है कि अंग्रेज़ों को बुलाओ, जो ब्रिटेन के मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, उन व्यापारियों को बुलाओ, वे मेरी मदद करेंगे उसे हराने में। किसे हराने में? दैट अप स्टार्ट राजा भा, ये जो दूसरे देश का, दूसरे राज्य का जो राजा है ना, उसकी मेरे साथ जो युद्ध है, जो लड़ाई है, मैं उससे बदला लेने के लिए किन की मदद लूँगा? ब्रिटिश मर्चेंट्स की। ठीक है, अंग्रेज व्यापारियों की मदद लूँगा अपने ही पड़ोसी राजा को हराने के लिए। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट, और उस समय राजाओं के बीच में जो ये आपसी लड़ाई होती थी, उससे जनता में बहुत असंतोष था, उनमें बिल्कुल भी शांति नहीं थी। द पीपल हैज़ नो पीस ड्यू टू कॉन्स्टेंट फाइट्स, इन लगातार लड़ाइयों की वजह से राजाओं के बीच में, वहाँ के लोगों के बीच में बिल्कुल भी शांति स्थापना नहीं थी। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. The rivalries होता है आपसी लड़ाई, जो ये आपसी लड़ाई थी, मतभेद थे राजाओं के बीच में। It helped the East India Company, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत मदद की। And it could easily subdue Indian princes one by one, और ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने, एक एक करके सभी जो देशी राजा थे उनका दमन कर लिया। इट कुड ईजिली सबड्यू, उन्होंने बड़ी आसानी से इन्हें दबा लिया, उनका दमन कर लिया। अफार सिंह रूलर, अब एक पिक्चर में दिखाया है, जो पिक्चर है वो तांत्या टोपे की है। अफार सिंह रूलर, जो बहुत दूर की दृष्टि रखते थे, बहुत दूर की सोचने वाले थे। लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, मैसूर के थे बहादुर टीपू सुल्तान। फॉट द ब्रिटिश, वो अंग्रेज़ों से लड़े। टिल ही डाइड फाइटिंग, जब तक कि वो लड़ते लड़ते शहीद ना हो गए, तब तक। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज़ों ने जब धीरे धीरे करके सभी राजाओं का दमन कर लिया, तो एक व्यक्ति क्या बोल रहा है यहाँ पे? थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, अब देश में शांति है। नो मोर वॉर्स, अब और युद्ध नहीं होंगे। एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, और जो ठग हैं वो अब हमें नहीं लूट पाएंगे। फिर एक दूसरा व्यक्ति कहता है, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, अरे ये तो भगवान ही है जिन्होंने इन अंग्रेज़ों को भेजा। फिर वो तीसरा व्यक्ति क्या कहता है? ओवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य तो इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, अब जो ब्रिटेन वाले थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ये सारी विजय प्राप्त कर ली, तो उस पर ये लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। अब एक व्यक्ति क्या कह रहा है? द वाइट मैन हैज़ किल्ड ओवर डिथ्रोन्ड अवर किंग्स, द वाइट मैन यानी कि इन गोरे लोगों ने, हैज़ किल्ड मार दिए हैं, और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स हमारे राजाओं को गद्दी से उतार दिया है। फिर वो दूसरा कहता है, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, ठीक है भाई, कुछ राजा जो थे वो अच्छे नहीं थे, पर वो थे तो हमारे ही देश के। दे वर ऑफ दिस लैंड, वो इस ज़मीन के तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, अब हम विदेशियों के गुलाम बन जाएंगे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, अब हम विदेशियों के गुलाम बन जाएंगे। लेसन के थर्ड पार्ट में, जो थर्ड पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन है, उसमें हम जानेंगे ब्रिटिश रूल के बारे में, यानी कि अंग्रेज़ों के शासन के बारे में। कब से कब तक के बारे में? 1765 से लेकर 1836 तक का। रिलीजियस लीडर्स, धार्मिक नेता, प्रीच्ड आइडियाज़, उपदेश देते थे। प्रीच होता है उपदेश देना, और उनके विचार क्या थे? लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, तो उन्होंने बाल विवाह और छुआछूत जैसी विषयों पर उन्होंने अपने अपने उपदेश दिए। एक व्यक्ति हैं पिक्चर में जो आपको स्पीच दे रहा है, कह रहा है, एनीवन हु क्रॉस द सीज लूजेज हिज रिलीजन्स। एनीवन, कोई भी, हु क्रॉस द सीज, जो समुंदर पार करेगा, समुंदर को लांघ देगा, लॉसेस हिज रिलीजन, वो अपना धर्म खो बैठेगा। यानी कि अगर आप समुंदर पार करेंगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। फिर एक व्यक्ति कहता है, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वीमेन,
इस दुनिया में जितनी भी मुसीबतें हैं, जितने भी दुख तकलीफ़ें हैं, मिजरी हैं, दे आर ऑल ड्यू टू विमेन, वे सब महिलाओं के कारण है। ऐसी सोच थी उस समय। इस प्रकार के भी लोग थे जो ये ऐसा सोचते थे कि समुंदर पार करोगे तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और इस दुनिया में जितनी भी दुख और तकलीफ़ें हैं सब महिलाओं के कारण हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम। सच्चाई तो ये थी कि भारतीय जो थे अब अपना आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम, और जो ब्रिटिश पीपल थे, जो अंग्रेज़ लोग थे, वो उन्हें हमेशा झिड़कते थे। अभी एक अंग्रेज़ व्यक्ति है जो बोल रहा है, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब अंग्रेज क्या कह रहा है, द नेटिव्स आर अनवर्दी। यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, जो यहाँ के निवासी हैं, नेटिव्स आर अनवर्दी, वो ज़्यादा उपयोगी नहीं हैं। ऑफ ट्रस्ट, यानी कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, वो ईमानदारी के भी योग्य नहीं है, उनमें ईमानदारी है ही नहीं। तो पीछे जो नौकर है जो कि एक इंडियन है, वो क्या कहता है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। आपकी बात सच है महाराज, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के कारण, व्यापारी होने के नाते, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, ये जो ब्रिटिश लोग थे ये जल्दी से मुनाफा कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स, और उन्होंने जो इतने भारी भरकम टैक्स लगा दिए, जो कर लगा दिए, उन्होंने मजबूर कर दिया किसानों को अपने खेत छोड़ने के लिए। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। एक व्यक्ति कहता है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, यानी कि तुम्हें अभी भी भुगतान करना है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, और अगले सप्ताह यदि तुमने भुगतान नहीं किया, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो ये व्यक्ति कहता है, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके लोगों ने तो मेरी सारी फसल ले ली। तो वो कहता है, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मेरे लोगों ने तुम्हारी सारी फसल ले ली। यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम्हारे ऊपर अभी भी बकाया राशि है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, और यदि उसे तुमने अगले सप्ताह नहीं चुकाया, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो इस तरह हमने देखा कि उन्होंने कैसी नीतियां लागू कर दी थी, कितने भारी भरकम टैक्सेस लगा दिए थे किसानों पे कि वो अपनी सारी फसल देकर भी कर नहीं चुका पाते थे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, और इतने से भी उनका पेट नहीं भरा तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, द ब्रिटिशर्स इन्वेंटेड अदर मेथड्स, उन्होंने कुछ अलग अलग तरीके अपनाए, विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, जिससे उन्हें और ज़्यादा लाभ हो सके। एक व्यक्ति कहता है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। बोले कि वो सामान जो हम इंग्लैंड में बनाते हैं और जो भारत में लाया जाता है, उस पर अब हम जो है आयात कर नहीं देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी उस पर नहीं लगाई जाएगी। फिर दूसरा अंग्रेज कहता है, अ गुड आइडिया, ये तो अच्छी बात है। इस प्रकार द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जो कानून थे, इसकी वजह से भारतीय इंडस्ट्रीज़ ने, भारतीय उद्योग धंधों ने रेंगना शुरू कर दिया। यानी कि अब जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो नहीं चल रहे थे और अंग्रेज़ों की गलत नीतियों की वजह से सिर्फ उन्हीं का मुनाफा हो रहा था। इनएविटेबली फेमाइन्स फॉलोड, इनएविटेबली फेमाइन्स फॉलोड बिटवीन 1822 and 1836। 15 lakh Indian died of starvation. Inevitably famines followed, यानी कि समय समय पर भारत में जो थे, लगभग उन्होंने बताया कि बिटवीन 1822 से 1836 के बीच में अकाल पड़ गया। एंड 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, और 15 लाख भारतीय जो थे वो भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशंस एंड देयर बिजनेस, और जो भारत के अच्छे आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उनको ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों की नीतियों ने बर्बाद कर दिया और उनके व्यवसाय को भी।
पार्ट 4 में अब हम देखेंगे पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन में राम मोहन रॉय, जिन्हें हम राजा राम मोहन रॉय के नाम से जानते हैं, और उनका टाइम पीरियड बताया 1772 टू 1833। राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country। बंगाल के एक विद्वान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे लर्नेड मैन, जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। वो समझ गए थे व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, कि हमारे देश के साथ क्या गलत हो रहा था। तो वो कहते हैं, लेट अस नॉट डेस्पाइज आवरसेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining us। कहते हैं, लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्फ, हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है, क्योंकि आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल, और हम योग्य हैं, ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, कि हम कुछ भी महान उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सबसे पहले हमें अवश्य ही अपने समाज को सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, ये जो अंधविश्वास है ना, ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। कहते हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें तो अलग अलग रंगों की होती है, बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग एक ही होता है। इसी तरह से डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग शिक्षकों से यहाँ पे मतलब है अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू के हो, मुस्लिम के हो, सिख हो या कुछ भी हो, डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन, लेकिन हर धर्म का सार इज़ द सेम, वो एक ही है। और सभी धर्मों का एक ही सार है कि हमें मानवता से प्रेम करना चाहिए, मानवतावादी बनना चाहिए। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। अब राजा राम मोहन राय जो थे, वो किस चीज़ में ज़्यादा विश्वास रखते थे? ही वॉज अट्रैक्टेड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, आकर्षित थे, किस चीज़ से? बाय साइंस से, विज्ञान से, एंड मॉडर्न नॉलेज से, और आधुनिक ज्ञान से। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, और उनका मानना था कि जो ज्ञान है दैट शुड बी प्रैक्टिकल, वो व्यवहारिक होना चाहिए, एंड साइंटिफिक, और साइंस पर आधारित होना चाहिए, विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ही क्रॉस द सीज, और जो हमने ऊपर बात पढ़ी थी उसका उन्होंने खंडन किया। वो कहते हैं, ही क्रॉस द सीज, उन्होंने समुंदर को पार किया, समुंदर लांघा। एंड वेंट टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड गए। टू सी, ये देखने के लिए, व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि ये जो ब्रिटेन के लोग हैं इतने ज़्यादा शक्तिशाली क्यों हैं, किस वजह से हैं। देयर ही टोल्ड देम, और वहाँ उन्होंने बताया, क्या बताया? वो बोले कि वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हमने आपको शासक के रूप में स्वीकार किया है। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और आपने हमें जनता के रूप में स्वीकार किया है। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑन्स टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन एक राजा की एक प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, अब राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने अपने समाचार पत्र निकालने शुरू किए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने अपने अखबार जो है शुरू किए। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश, लेकिन जो अंग्रेज़ लोग थे उन्हें बड़ा संदेह था कि वो ज़रूर जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस बारे में। सो दे स्टॉप्ड देम इन 1823, इसलिए उन्होंने 1823 में उन सभी समाचार पत्रों को बंद कर दिया। लेसन के पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे द ऑपरेशंस, यानी कि दमन, 1765 टू 1835।
दमन जारी रखा, अंग्रेज़ों ने भारतीयों को दबाना जारी रखा। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, परंतु अंग्रेज़ों ने भारतीयों का दमन जारी रखा। इन 1818 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट जो था, रेगुलेटिंग एक्ट थर्ड नाम से एक बिल पास किया अंडर इट, जिसके अनुसार एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, किसी भी भारतीय को बिना ट्रायल के जेल भेजा जा सकता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। ऑल द टाइम, हर समय, हर बार, ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, भारत में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, अंग्रेज अधिकारी थे, ड्रू बिग सैलरीज, उन्हें बहुत ज़्यादा वेतन मिलता था। एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन देयर प्राइवेट बिजनेस, और उनके जो खुद के जो व्यक्तिगत बिजनेस थे, जो प्राइवेट व्यापार वो कर रहे थे, प्राइवेट बिजनेस थे, उनमें वो फल फूल रहे थे, उसमें भी उन्हें लाभ मिल रहा था। इन 1829 1829 में, बाय 1829 1829 तक ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया, भारत में 7 करोड़ रुपए तक का सामान वो आयात कर चुके थे। द ब्रिटिश प्रपोज्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड, यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो फल फूल रहे थे ऑन द कंपनीज लूट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस लूट के द्वारा, जबकि इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई, भारतीय जो उद्योग धंधे थे वो मर रहे थे। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, तो वहाँ से इंग्लैंड से गवर्नर जनरल बेंटिंग आए, विलियम बेंटिंग आए, उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत के मैदानों को जो जुलाहे हैं ना, उनकी हड्डियां सफ़ेद कर रही हैं, यानी कि जो भारतीय जुलाहे थे वो अब मर रहे थे, क्योंकि उनके जो है आय का साधन जो है ख़त्म हो चुका था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, यानी कि जो सूती कपड़े का काम करने वाले जो जुलाहे थे, उनकी हड्डियाँ आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदानों को सफ़ेद कर रहे थे। नेक्स्ट पार्ट है लेसन का पार्ट नंबर 6, डिससैटिस्फैक्शन, यानी कि असंतोष। 1835 से 1856 के बीच भारत की जनता में असंतोष फैल गया। उसके क्या कारण थे वो हम पिक्चर से समझते हैं। एक व्यक्ति था, उसने क्या कहा कि एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में जो शिक्षा है ना, वो या तो पर्शियन मोड से दी जा रही है या फिर वो संस्कृत के माध्यम से पढ़ाई जा रही है। सो इन 1835 1835 में अ इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। सो लॉर्ड मैकॉले नाम के एक व्यक्ति ने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? कि हमें अब जो है शिक्षा में बदलाव कर देना चाहिए। अब शिक्षा का माध्यम जो है वो पर्शियन या संस्कृत ना होकर के इंग्लिश होना चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने सुझाव दिया कि वी शुड टीच द नेटिव, यहाँ के जो निवासी हैं हमें उन्हें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सिखाना चाहिए। तो दूसरे ने कहा आई एग्री, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सेकंड पिक्चर में देखिए, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब जब भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया तो इंग्लिश एजुकेशंस, इस अंग्रेजी शिक्षा ने प्रोड्यूस क्लर्क, बहुत से क्लर्कों को जन्म दिया। टू whom, जिन्हें द ब्रिटिश, अंग्रेज लोग, गेव पैटी जॉब्स, छोटे छोटे काम देते थे, अंडर दैम, अपने अधीन। इंसिडेंटली, लेकिन उसका एक फ़ायदा भी हुआ। उन्हें तो चलो सस्ते क्लर्क मिल गए अपना काम करवाने के लिए, लेकिन इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इस वजह से क्या हुआ,
इट प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन, एक नई जनरेशन का भी उदय हुआ, दैट इज़ द जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि बुद्धिजीवियों की एक नई जनरेशन आ गई। उनमें से एक व्यक्ति कहता है वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए, अवश्य ही शिक्षित करना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी जो व्यवस्था है चाहे वो आर्थिक रूप से हो कैसे भी हो उसमें हमें इम्प्रूव लाना है, उसे और बेहतर बनाना है। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, फॉर दैट और इसके लिए वी मस्ट कन्वे हमें बताना चाहिए, ओवर ग्रीवियंसेस हमारे जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन की संसद में। बाय 1856 1856 तक द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। आपने जब पहले मैप देखा था तो आपने देखा था कि पीले वाला जो पार्ट है वो राजाओं के अधीन था और बहुत ज़्यादा भारत जो था वो राजाओं के अधीन ही था, और रेड वाला जो कॉर्नर था उसमें आपने देखा कि ब्रिटिश लोग जो थे वो थोड़ी जगह पर ही फैले हुए थे। लेकिन अब इस मैप में देखिए इन 1856 1856 तक द ब्रिटिश हैड कंकर्ड द होल ऑफ इंडिया, अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, अब अंग्रेज जो थे वो भारतीयों की ज़रूरतों के बारे में बहुत ही कम परवाह करते थे। तो किसी ने कहा आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, हमारे राजा जो हैं वो कठपुतली बन चुके हैं, एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हमारी जो नौकरियां हैं पुरानी नौकरियां वो हम सब खो चुके हैं, एंड लैंड्स और ज़मीनें भी खो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों को कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, यानी कि कुछ को इंग्लिश शिक्षा दे करके अंग्रेजी के माध्यम से बदल रहे हैं, कईयों को धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। सो यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव दैम आउट, तो किसी ने कहा कि तुम सिर्फ बातें करते हो, उन्हें बाहर निकालने के लिए तो कुछ करो। सो इस तरह से अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। अब हम लेसन के 7th पार्ट पे आ गए हैं जिसमें हम बात करेंगे 10 स्पार्क्स की, चिंगारी की, जो कि 1855 से 1857 के समय घटित हुई। टैक्सेस कंटिन्यूड, कर जारी रहे, टू रुइन द पीजेंट्स, किसानों को बर्बाद करने के लिए, किसानों को बर्बाद करने के लिए टैक्स जारी रहे। इन बंगाल द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट, बंगाल में संथल नाम के जो लोग थे, संथल प्रजाति जो जाति थी, दे हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, वे अपनी ज़मीनें खो चुके थे। अंडर न्यू लैंड रूल्स, अंग्रेज़ों ने जो नई भूमि पॉलिसी बनाई थी, जो भूमि नीति बनाई थी उसके अंडर वो अपनी ज़मीनें खो चुके थे। एंड बिकेम डेस्परेट, और बहुत ज़्यादा हताश थे, निराश थे, दुखी थे। इन 1855 1855 में दे रोज इन रिबेलियन, उन्होंने एक विद्रोह खड़ा कर दिया। एंड मसकेयर्ड यूरोपियंस, और बहुत ज़्यादा संख्या में यूरोपियंस लोगों को मार दिया। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और जो उनका सहयोग कर रहे थे उन्हें भी मार दिया। डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, और इसके साथ साथ उस समय पर हमें ये भी देखने को मिला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें भी अब असंतोष था। वो एक व्यक्ति बोलता है कि द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशन टू लिव इन सर्वेंट्स, द वाइट सोल्जर्स, ये जो गोरे अंग्रेज लोग हैं ना, जो गोरे सैनिक हैं, दे गेट्स ह्यूज पे, उन्हें तो बहुत ज़्यादा वेतन मिलता है। मेंशन टू लिव इन, रहने के लिए इन्हें मकान भी मिलते हैं। एंड सर्वेंट्स, और नौकर चाकर भी। वाइल वी गेट अ पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। वाइल वी गेट अ पिटियंस, हमें तो बहुत ही कम वेतन मिलता है। एंड स्लो प्रमोशन, और हमारी उन्नति भी बहुत धीमी होती है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजन, और ये अंग्रेज लोग हमें क्या कहते हैं कि हमें समुद्र पार जाना है, ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश अवर एज ओल्ड कस्टम,
ये टोपी वाले हैं कौन जो हमारे इतने पुराने रीति रिवाज को ख़त्म करना चाहते हैं। सो वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, इसका मतलब हमें इन अंग्रेज़ों को भगा देना चाहिए। सिपाही सिपाही मंगल पांडे ने अटैक कर दिया द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। सो अपनी ही रेजिमेंट के एक अंग्रेज अधिकारी पर मंगल पांडे ने हमला करके उसे मार दिया एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड, और उसे फांसी पर लटका दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, और इसी के साथ हज़ारों अन्य सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड टू देयर यूनिफॉर्म्स, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स। उनकी वर्दी छीन ली गई और उन्हें बेड़ियों से जकड़ दिया गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the people's mind. Few Englishmen, कुछ अंग्रेज लोगों ने had cared, परवाह करनी शुरू की, to understand Indian custom, भारतीय रीति रिवाजों को समझने की, और the people's mind, और लोगों का मन जानने की कोशिश की। कहता है, O proud Brahmin soldier, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? तो किसी ने बताया, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, अरे तुम्हें तो बहुत गर्व है ना, तुम एक ब्राह्मण सोल्जर हो, ब्राह्मण सैनिक हो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट, कि बुलेट के ऊपर जो ग्रीस लगी होती है, जो चर्बी लगी होती है, यू हैव टू बाइट, जो तुम्हें अपने मुंह से काटनी पड़ती है, इट मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है उस पर। वट, क्या, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, गोरे लोगों ने हमें भी धोखा दिया। तो इस तरह से हिंदू और मुस्लिम अब जो है एक हो गए और जागृत हो गए। सून, और जल्द ही, चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज to tell the people that their emperor would want their services. अब उस समय जो थे, कोई भी कागज़ पर लिखकर संदेश नहीं भेज सकते थे, कहीं पकड़े न जाएं, तो चपातीज़, रोटियों के ऊपर संदेश लिखकर भेजा जाने लगा। चपातीज़ वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक गांव से दूसरे गांव रोटियां भेजी गई, टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए, दैट देयर एम्परर, कि उनके जो सम्राट हैं, राजा हैं जो, वुड वॉन्ट देयर सर्विस, उनकी सेवा चाहते हैं। Yes, all the village men will be ready. और हाँ, all the village men will be ready. गांव के सभी लोग जो है अब हमला करने के लिए, विद्रोह करने के लिए तैयार रहेंगे। Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers. और ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से चपातियाँ एक गांव से दूसरे गांव बांटी गई, उसी तरह से लोटस फ्लावर्स यानी कि कमल के फूल को भी सर्कुलेट किया गया, बांटा गया अमंग इंडियन सोल्जर्स, और उस पर मैसेज लिखकर दिए गए भारतीय सैनिकों को। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, यानी कि जितने भी देशभक्त हैं उन सभी को जो है बहुत से लोग जो है मदद करेंगे और उन्हें शेल्टर भी देंगे, शरण भी देंगे। लेसन 3 के पार्ट 8 में हम देखते हैं कि 1857 में एक रिवोल्ट होता है, एक विद्रोह होता है। Then there was a violent outbreak at Meerut. Meerut means मेरठ। Then इसके बाद क्या होता है, there was a violent outbreak at मेरठ। मेरठ में एक हिंसक झड़प होती है, एक विद्रोह शुरू हो जाता है। The सिपाही मार्च टू दिल्ली, और सिपाही जो हैं वो दिल्ली की ओर अब कूच करते हैं, मार्च करते हैं। Long live our emperor बहादुर शाह, और उस समय दिल्ली के जो सम्राट थे वो कौन थे, बहादुर शाह जफ़र। तो सभी जो हैं उनको उनकी जय जयकार करते हुए दिल्ली पहुंच जाते हैं, मतलब वहाँ से वो मेरठ से दिल्ली की ओर कूच करते हैं और कहते हैं लॉन्ग लिव आवर एम्परर, हमारे सम्राट की जय हो, उनकी आयु लंबी हो, जिनका नाम था बहादुर शाह जफ़र। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, अब ये जो विद्रोही थे वो दूर तक फैलते गए। द रिबेलियन spread wider. Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore.
मैनी लैंड लॉर्ड्स यानी कि बहुत से ज़मींदार हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अपनी ज़मीनें खो चुके थे बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ अंग्रेज़ों की गलत नीतियों के कारण ही। एंड दे वर सोर अब उनमें भी उनके प्रति रोष था, गुस्सा था। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड और उन्होंने कहा कि गोरे लोगों का शासन अब अंत होना चाहिए। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। यस वी विल हेल्प यू हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो मतलब अब हर कोई इस विद्रोह में साथ देने के लिए तैयार था, मदद करने के लिए तैयार था। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857 आज़ादी के लिए लड़ाई। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। मैनी फॉर्मर रूलर्स बहुत से जो पहले के शासक थे जैसे कि बेगम हज़रत महल जो कि लखनऊ की शासिका थी, वर बिटर वो भी बहुत गुस्से में थी अंग्रेज़ों के प्रति। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम वो कहती है कि गोरे लोगों ने मेरा राज्य मुझसे ले लिया, तो इस बात का उन्हें गुस्सा था। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजियाबाद टोल्ड द पीपल। अब ये जो पॉपुलर लीडर्स थे उस समय के जो प्रसिद्ध नेता थे लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फिरोजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने लोगों को बताया राइज ब्रदर राइज जागो भाइयों जागो, द अंग्रेज इज़ रूनिंग आवर लैंड ये अंग्रेज़ जो हैं हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स और ये जो रानी हजरत महल थी इन्होंने क्या किया, इन सभी ने मिलकर दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स और विदेशियों के खिलाफ जो ये विद्रोह हो रहा था उस सब में उन्होंने भाग लिया। द पीपल रोज एवरीवेयर हर जगह के लोग जागृत हो गए। इन बरेली में, कानपुर में एंड इलाहाबाद में। अजीमुल्ला खान टोल्ड तांतिया टोपे अजीमुल्ला खान ने तांतिया टोपे को बताया दैट वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी की इस लड़ाई में हम अपना नेता पेशवा नाना साहब को चुनते हैं। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज वेस्ट। 80 years old कुंवर सिंह 80 साल के कुंवर सिंह ऑफ बिहार जो कि बिहार से थे, रिसीव्ड अ बुलेट उन्हें एक गोली लगी, इन हिज रिस्ट उनकी कलाई में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू कि मैं तुम्हें कुछ देने जा रहा हूँ एंड दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कलाई काट दी। वो कौन थे, 80 साल के कुंवर सिंह बिहार से। द पैट्रियट्स pounced upon the British and fought pitched battles all over North India. The patriots सभी देशभक्तों ने pounced upon the British अंग्रेज़ों पर धावा बोल दिया and fought pitched battles all over North India पूरे उत्तर भारत में एक कड़ा विरोध का सामना करना पड़ा किनको, ब्रिटिशर्स को।